गुड इवनिंग। ताली क्यों बजा रहे थे? यही था। लाइट ऑफ कर। आप लोगों को नोट्स मिल गया है? हेलो। हाँ, मैं इसलिए दिया हूँ कि हम लोग कम समय में अधिक से अधिक टॉपिक कवर कर सकें। हमारा पर्पस यही है। पर इसके लिए जो क्लास नोट्स का कंसेप्ट है ना, वो डायल्यूट नहीं होना चाहिए। इसका एक ही तरीका है कि जो मैं दिया हूँ उसको आप अपने घर में नोट्स बनाओ। ये प्रॉमिस आपको करना होगा। क्या बात कर रहे हो? दिखेगा कि नहीं? हेलो, मेरी बात सुनो। समझने के लिए यही काफी है। और जो मैंने लिखा है वो साफ दिख रहा है। जब मुझे दिख रहा है तो आपको क्यों नहीं दिखेगा? और जो फोटो नहीं, हेलो, आपको अपने नोट्स में फोटो थोड़ी बनाना है। आपको अगर, हेलो, याचीन विवाद 4 पॉइंट मिल जाएगा। इसकी सुरक्षा चुनौतियां 4-5 पॉइंट मिल गया। आगे बढ़िए। अब उस याचीन ग्लेशियर का फोटो बनाने लगोगे तो बड़ा मुश्किल होगा, वो नहीं होगा। राइट? कोई फोटो नहीं बनाना है, हमें नोट्स बनाना है। मैं इसको इसलिए दिखाता हूं कि आपके लिए समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। दिमाग पे एक स्ट्राइक होगा चित्र का, एक लंबे समय तक वो सस्टेन करेगा। हमारे दिखाने का पर्पस बस यही है। तो यहां पर ही मैं समझा देता हूं। इसके बाद तो फिर वो काला चित्र भी रहेगा तो आप पढ़ते जाओगे और समझ में आता चला जाएगा, वो रिकॉल होगा। बट एक भी दिन आपका डिले नहीं होना चाहिए। एक तैयारी का जो बेहतर तरीका यही है कि हम अपने ऊपर वर्कलोड न छोड़े। आज का काम निपटा के चले। ये जैसे ही बर्डन बढ़ेगा ना, ये बहुत बड़ा बर्डन हो जाएगा और फिर कभी पूरा। तो आप लोग अपने आप से कमिटमेंट कीजिए कि जिस पर्पस से मैं ये कर रहा हूँ उस पर्पस को आप लागू करें। आज के आज आधे घंटे 45 मिनट में आज का जो पढ़ाया गया है वो आपको समझ सकते हैं। प्रॉपर हेडिंग देकर आप नोट्स बनाते चले जाओगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसी में से बीच बीच में हम आपको एक टेस्ट देंगे, सिंगल क्वेश्चन टेस्ट देंगे। टेस्ट के 3 लेवल होते हैं जनरली क्वेश्चन में। अगर हम देखें तो एक प्रारंभिक लेवल का टेस्ट, जिसको हम सामान्य क्वेश्चन कर सकते हैं, एक थोड़ा उससे हाई लेवल क्वेश्चन, और एक तरह सबसे हाई लेवल क्वेश्चन। हमारे बच्चे क्या करते हैं कि कोचिंग में आते ही क्वेश्चन वो वाला उठाते हैं जो सबसे टफ हो और लिखना लगते हैं। अगर मान लो कि एकदम सरल टाइप का क्वेश्चन 100 लिख दोगे तो 101 क्वेश्चन जब जटिल थोड़ा लिखोगे तो लिखना तुम्हारे लिए आसान हो जाए। और फिर जटिल टाइप का क्वेश्चन अगर 100 लिख दिए तो फिर उससे ऊपर के लेवल का क्वेश्चन लिखना आसान हो जाए। कहीं पर भी तरीका है, तो हम कोशिश करें कि सामान्य क्वेश्चन हम लोग लिखते चले। ठीक है? दूसरा मेरा तरीका थोड़ा अलग यहाँ पर होगा कि बच्चा अभी आपकी राइटिंग स्किल डेवलप नहीं हुई और कोचिंग में आए हो तो डेवलपमेंट भी उसका एक पार्ट है। अभी तक तो जो मैंने कहा था कि हरित क्रांति लग गया, सब लिख दिया, वैसे नहीं चलेगा। इसके लिए मैंने आपके यहाँ एक ऐप पर क्लास लिया है। यूपीएससी में जो 30-35 वर्ड होते हैं, इवैल्यूएट, एग्जामिन, अकाउंट फॉर, एलोब्रेट, इलुस्ट्रेट, विस्तार प्रतिपादित कीजिए, व्याख्या कीजिए, परीक्षण कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, विवेचना कीजिए, पर चर्चा कीजिए, की चर्चा कीजिए। उसका क्या आंसर फ्रेमिंग होगा। मैं केजीएस के ही ऐप पर भी वो मेरा क्लास है, यूट्यूब पर भी वो मेरा क्लास है, तो उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा तो आपको बेसिक आंसर फ्रेमिंग आ जाएगा। ठीक है? अब आंसर फ्रेमिंग आ गया, बट अभी भी लिखना सीखना अभी बाकी है। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हम एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं क्लास में, 10 मिनट का समय दे देते हैं, आप लिख देते हो, उसी तरह लिखते हो, आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे, हरित क्रांति आ गया, लड़ गया, फिर कॉपी चला जाती है चेक करने के लिए। हम चेक करते हैं, बहुत बढ़िया प्रयास करें और अच्छा प्रयास करें और बेहतर प्रयास करें, बहुत बढ़िया प्रयास है। ये कॉपी पे फीडबैक आता है और ये चीजें आपकी लगातार सालों भर भी चलती रहेगी। इससे आपका कोई राइटिंग स्किल डेवलप होने वाला
तो मैंने इसके लिए एक तरीका निकाला है। मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा और उस क्वेश्चन का आंसर आप घर में बैठ के लिखेंगे, आराम से बैठेंगे, आप अपने आप से वादा करेंगे कि एक एक कॉपी नहीं करेंगे, लेकिन जहां नहीं समझ में आएगा वहां पढ़ेंगे जरूर, पढ़ पढ़ के लिखेंगे, पढ़ेंगे समझेंगे फिर लिखेंगे। तो सबसे पहले तसल्ली से हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसके आंसर की ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग करने के बाद हम एक बार टॉपिक को अच्छा से पढ़ लेंगे ताकि फिर से रिवीजन हो जाए, तो तब फिर हम उसका आंसर ट्रेनिंग के अनुसार लिखेंगे। हम एक क्वेश्चन का आंसर लिखने में हाफ एन आवर देंगे, आधे घंटे वाला आंसर यदि आपने हमारे विषय में 100 आंसर लिख दिया तो 100 टॉपिक रिवीजन हो गया। लिखने के पहले आपने पढ़ा, कैसे पढ़ा, कैसे पढ़ा। आप लोग एग्जाम देते समय 3-4 घंटा पहले पढ़ते हो कि नहीं? एकदम 10 बजे से एग्जाम है और एकदम सुबह में 7 बजे कॉपी खोल के नोट्स पढ़ रहे हो, वो एकदम बुलेट ट्रेन की तरह जाता है, जाता है। अगर वो एग्जाम में आ गया तो 100% आपके। तो अगर आपके सामने क्वेश्चन रखा और उसका आंसर लिखना है आपको और उस समय आप पढ़ रहे हो ना, तो वो रिवीजन आपका बहुत बढ़िया रिवीजन, तो आपका क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़ने का मौका मिल गया, क्वेश्चन के आंसर की ट्रेनिंग का मौका मिल गया, उस टॉपिक पर उसी आंसर के बहाने प्रॉपर्ली रिवीजन का मौका मिल गया। और तब तसल्ली से जब आप क्वेश्चन का आंसर लिखोगे और वैसे 100 आंसर लिख दोगे तो लिखना आ रहा है, असली लिखना और राइटिंग स्किल का डेवलपमेंट यहीं पर होगा, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए तरीका हम लोग यही रखेंगे कि हम आपको बीच बीच में क्वेश्चन देते रहेंगे और आप उसका आंसर लिखकर डन करेगा। हम लोग भारत पाकिस्तान सीमा सुरक्षा चुनौतियां पढ़ रहे थे और उसी चुनौतियों के क्रम में हम लोगों ने एक चुनौती की चर्चा की थी, सीपेक परियोजना, और इसी सीपेक पर एक सेपरेट टॉपिक बना करके हम लोग आज पढ़ने वाले थे। और सेपरेट टॉपिक पे मोटा मोटी हम लोगों को जानकारी है कि चाइना ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसको सिल्क रूट प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। बाद में उसका नाम वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट रख दिया गया, बाद में उसका नाम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव रख दिया गया। इस परियोजना का पर्पस था कि चीन का अफ्रीकी देशों के साथ, यूरोपीय देशों के साथ और एशिया के देशों के साथ रोड, रेल और समुद्री मार्ग के माध्यम से एक कनेक्टिविटी को डेवलप करना, जिसके माध्यम से व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। अब व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा तो चीन का माल ज्यादा बिकेगा, वहां भी आप बेचिए ना, आपने दम है तो, लेकिन ये पक्का है कि चीन इसमें बाजी मारेगा। चीन का पर्पस यही था, इसलिए अपने यहाँ के उत्पादों को दुनिया के बाजार में बेचने के लिए ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसकी एक महत्वाकांक्षी योजना है। और उसी योजना के तहत उसने 2013 में पाकिस्तान के साथ एक समझौता करता है जिसमें 42 अरब डॉलर का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है। 2014 से इसका उद्घाटन भी हो जाता है। इसमें एक रोड परियोजना है और एक रेल परियोजना, दोनों इसमें शामिल है। ये सिंजियांग प्रांत एक चाइना में है, वहां से एक सड़क मार्ग और एक रेल मार्ग निकलेगी जो पाकिस्तान होते हुए पाकिस्तान के दक्षिण में ग्वादर बंदरगाह से एक टोटल 2442 किलोमीटर की परियोजना है। 2020 में इस परियोजना की लागत बढ़कर के यानी इन्वेस्टमेंट चाइना का 62 अरब डॉलर हो गया। 2022 में इन्वेस्टमेंट बढ़कर के 65 अरब डॉलर हो गया, यानी लगातार इसमें जो इन्वेस्टमेंट था वो बढ़ता गया। और इसके तहत एक 4 लेन डेंस रोड बनाया जाएगा। 4 लेन मतलब 4 लेन का सड़क होगा, डेंस मतलब दोनों तरफ से पाबंदी होगी, राइट। एक सड़क मार्ग बनेगा और साथ साथ रेल मार्ग भी बनेगा। 2442 किलोमीटर का ये केवल सड़क मार्ग नहीं होगा, ये केवल चीन का माल ग्वादर बंदरगाह तक ले जाने वाला मार्ग नहीं होगा, बल्कि यह एक कॉरिडोर होगा। जैसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होता है जहां सड़क के दोनों किनारे पर ढेर सारे इंडस्ट्री भी लगाए जाएंगे, ढेर सारी मैन्युफैक्चर यूनिट भी लगाया जाएगा, उत्पादन का काम भी किया जाएगा, वहीं से कच्चा माल भी दिया जाएगा। बलूचिस्तान में कच्चा माल भरा पड़ा है और वहीं पर बड़ी बड़ी औद्योगिक कंपनियों को चीन इनवाइट करेगी कि आप आइए यहाँ इंडस्ट्री लगाइए, उत्पादन कीजिए, आपको कच्चा माल भी मिल रहा है, आपको सस्ता श्रम भी मिल रहा है। पाकिस्तान में लेबर कॉस्ट सस्ता ही है, यहाँ पर आप उत्पादन कीजिए, इससे चीन का अपना विकास होगा, पाकिस्तान का भी अपना विकास होगा, पाकिस्तान को भी टैक्स मिलेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा और पाकिस्तान की जनता रोजगार मिलेगा, जनता को रोजगार मिलेगा, सैलरी मिलेगी, सैलरी मिलेगी तो पाकिस्तान के लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तभी पाकिस्तान की इकोनॉमी तरक्की करेगी। पाकिस्तान को लालच चीन ने दिखाया कि आपको ये फायदा होगा और इसी लालच को लेकर के पाकिस्तान भी जुड़ा, इसी लालच को लेकर श्रीलंका भी जुड़ा, ठीक है। यही है परियोजना। परियोजना के बारे में एक इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया। BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आपके सामने है। 2013 में प्रारंभ किया, चीन की कनेक्टिविटी पर केंद्रित एक विकास रणनीति है जिसमें स्थल मार्ग और जल मार्ग के माध्यम से एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने पर बल दिया गया है। सिपेक 2442 किलोमीटर एक लंबी परियोजना है जो कास्कर से, सिंजियांग प्रांत के कास्कर से निकलती है और ये ग्वादर तक पहुंचती है। और इसका जो रूट है वो हमारे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होकर
गुजरता है, राइट, एकदम सटा सटा, यहाँ आकर के थोड़ा दूर हो जाता है और फिर ऐसे वो यहाँ आ जाता है। इस प्रोजेक्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम भी पाकिस्तान करेगा, केवल सड़क रेल ही नहीं बनाएगा, अगल बगल बहुत सारे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को भी बढ़ावा देगा और साथ साथ ग्वादर बंदरगाह को भी डेवलपमेंट का काम इस पार्ट इसी का पार्ट है, दीपिक परियोजना का पार्ट है। नीचे में ग्वादर बंदरगाह है, यही है इसका एक इंट्रोडक्शन। मई 2013 में 42 अरब डॉलर की यह परियोजना सीपक परियोजना के एग्रीमेंट पर पाकिस्तान और चीन का हस्ताक्षर होता है और 30 नवंबर 2014 को इसका उद्घाटन होता है। अब 42 अरब डॉलर, अब मतलब 2020 में अब 42 से 45 अरब डॉलर हो गया, 65 अरब डॉलर हो गया है 62 से, और ये लगातार बढ़ रहा है। सीपेक 2442 किलोमीटर लंबी फोर लेन सड़क है, फेंस्ड पार्लर सड़क है, जो पीओके से गुजरेगा और चीन की कासगर को पाकिस्तान के ग्वादर से पोर्ट तक संचालित किया जाएगा। ठीक है, ये ग्वादर पोर्ट है, तस्वीर आपका जो दिख रहा है, और ग्वादर पोर्ट पर ढेर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम इनके द्वारा किया जा रहा है। एक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का एक संग्रह है, लास्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन का, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का एक संग्रह है, मतलब इसमें ढेर सारे प्रोजेक्ट जुड़े हुए हैं, संग्रह है जो पूरे पाकिस्तान में निर्माण होंगे। इसके अंतर्गत स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में दुनिया की इंडस्ट्री को, चाहे अमेरिका, यूरोप, कोई भी आना चाहे तो आ सकता है, उनको इनवाइट किया जाएगा। चीन जब खड़ा रहेगा तो चीन की एक ताकत के कारण भरोसा दुनिया के देशों को होगा, कंपनियों को होगा, और उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में दुनिया की कंपनियां आएंगी, इंडस्ट्री लगाएंगी, और जो इंडस्ट्री को सस्ता लेवल भी मिल रहा है, इंडस्ट्री लगाएंगी, पाकिस्तान को भी लाभ होगा, चीन को भी लाभ होगा, उन देशों की कंपनियों को लाभ होगा। यही है इसका। अब इससे हमारी सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या है, हमारे लिए सुरक्षा चुनौतियां क्या है, एक दो चुनौतियों की चर्चा पहले भी मैंने लगभग कर दी थी। पहली हमारी सुरक्षा चुनौती बन रही है बच्चा, ये हमारा ये जो विवाद गड़बड़ा, विवाद समझ में आ रहा है ना, इस पाकिस्तान हुकूमत कश्मीर पर हम दावा कर रहे थे, इसको हम अपना बता रहे थे, पीओके, अब वो विवाद एक त्रिकोणीय रूप में फंस गया। अब उसमें एक थर्ड पार्टी भी शामिल हो गया, थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट उसमें शामिल हो गया। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से थर्ड पार्टी का इसमें लगभग 65 अरब डॉलर लगा हुआ है। कभी वो इसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, और वो कहीं ना कहीं अगर हम मान लो अटैक करके इसको लेना चाहते हैं, टीम विरोध करेगा, नहीं करेगा, ऑटोमेटिक टीम विरोध में आना पड़ेगा। उस करो कि हम एक ऑपरेशन पीओके चलाते हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर चलाया, पीओके चलाते हैं, और हमारी सेना सक्षम है कि वहां जाकर के हम ले लें। सबसे बड़ा डर है कि जहां पर पाकिस्तान का इंटरेस्ट फंसा हुआ है तो विरोध करेगा। तो इसका सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट सबको मिला, वो ये मिला है इसमें थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट आ जाने से, और अभी थर्ड पार्टी कमजोर नहीं, एक मजबूत पार्टी है, अमेरिका से लड़ रहा है, एक तरह से टैरिफ वार कर ही रहा है ना अमेरिका के साथ, ये कमजोर नहीं है। वही कहानी है कि पार्टी का जमीन को लेकर पड़ोसी से विवाद था, और जमीन को उसने दाऊद इब्राहिम को बेच दिया, उसी जमीन पर उसने दाऊद इब्राहिम को रेंट पे दे दिया कि दाऊद भाई इसमें आप कुछ धंधा शुरू कीजिए, दाऊद भाई रेंट पे लेकर उस पर अपना धंधा शुरू कर दिए, मामला बिगड़ गया, देखा। और ये सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट, इसलिए डे वन से भारत इसका विरोध कर रहा है। भारत के विरोध का सबसे पहला पॉइंट यही है। इसके बाद पीओके में चीनी सैनिकों की तैनाती, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में अगर चीनी सैनिक आ जाए तो, फिर भी पाकिस्तान में चीनी सैनिक आ जाए तो हमारे लिए चिंता का विषय है या नहीं है, चीनी सैनिकों की तैनाती। अब हम कैसे माने कि चीनी सैनिक आया, क्योंकि पाकिस्तान इस बात को करने को तैयार नहीं है कि हाँ चीनी सैनिक आए हैं, और चीन भी नहीं करता है कि चीनी सैनिक आए हैं, लेकिन अंडरस्टूड है भाई, क्योंकि अगर केवल माल होने के लिए वो आता तो फिर वो ऑलरेडी तेहरान तक सड़क रेल मार्ग बना चुका है, चलती तो दुनिया को दिखाया कि भाई वो सुनो सुनो सुनो, इस कॉरिडोर के बन जाने से, सीपेक के बन जाने से हमारा 9000 किलोमीटर का सफर कम हो जाता है। हमें दक्षिण चीन सागर से समझ में आ रहा है, नीचे नीचे समुद्री मार्ग से होते हुए आने में 12000 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था, यहाँ तो लगभग 3000 किलोमीटर में हमारा काम हो जा रहा है, हमारा 9000 किलोमीटर का सफर कम हो रहा है, हमको प्रतिदिन 2 अरब डॉलर का फायदा हो रहा है केवल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। हमने तो ये परियोजना बस केवल आर्थिक उद्देश्यों के लिए किया है, लेकिन डोभाल साहब मानने को तैयार, उनको लगता है कि अगर आर्थिक उद्देश्य की था तो ऑलरेडी तुम इतना इन्वेस्टमेंट करके तेहरान वाला रेल मार्ग बना चुके हो यार, फिर यहाँ डबल रेल मार्ग क्यों बना रहे हो, क्योंकि इसमें रेल मार्ग भी शामिल लगता है ना, डबल क्यों खर्च कर रहे हो, केवल एक ही पर्पस नहीं है, आप केवल आर्थिक लाभ ही नहीं लेना चाहते हो, आप हिंद महासागर में एक महाशक्ति के रूप में अपने को उभारना चाहते हो। स्टिंग ऑफ पर्स के रूप में, शायद नाम सुना हुआ होगा आपका, स्टिंग ऑफ पर्स के रूप में बहुत पहले अमेरिका के रक्षा विभाग ने, पेंटागन ने भारत को सावधान किया था कि चीन भारत को हिंद महासागर में घेरने का प्रयास करता है, पूरी ताकत लगा करके हमें घेरने का प्रयास करना चाहिए। कहीं पर उसका बीआरआई विशुद्ध रूप से आर्थिक परियोजना है, तो कहीं पर उसका बीआरआई आर्थिक के साथ साथ रणनीतिक परियोजना है।
उसने केवल चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर नहीं बनाया, उसने चाइना म्यांमार कॉरिडोर भी बना दिया और म्यांमार में अपनी उपस्थिति को स्थापित करने का प्रयास किया। म्यांमार में जो भी जुंटा था, जुंटा के साथ चाइना ने अच्छे संबंध बनाए, जुंटा के साथ हमारे अच्छे संबंध बहुत ज्यादा नहीं रहे, और म्यांमार पर अपने आधिपत्य को स्थापित करने का प्रभाव को स्थापित करने का प्रयास किया। पाकिस्तान की सरकार पर अपने प्रभाव को स्थापित करने का प्रयास किया। ऑलरेडी श्रीलंका में अपने प्रभाव को स्थापित कर लिया था, ये तो श्रीलंका बर्बाद हो गया तो थोड़ा प्रभाव हुआ। मालदीव में कौन मुइचू नाम सुना हुआ है? मालदीव में आपके मुइचू आए तो वो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट ग्रुप के और विरोधी हैं। वहां पर उन्होंने सत्ता में आने के पहले ही इंडिया आउट अभियान चलाया था। कई बात समझ में आ रही है? हम लोग समुद्री सुरक्षा पढ़ेंगे तो और ज्यादा समझेंगे। और मुइचू को जिताने के लिए चीन और पाकिस्तान ने एड़ी चोटी एक कर दिया, और जैसे ही मुइचू जीते उसने भारत के साथ कई समझौते को रद्द कर दिया और चीन के साथ कई समझौते कर लिए और भारत के साथ एकदम तिरछी नजर कर ली। ये हमारे लिए रणनीतिक स्ट्रेटेजिक फेलियर माना जा रहा था कि चीन ने पाकिस्तान पर भी अपना प्रभाव स्थापित कर लिया, म्यांमार पर भी स्थापित कर लिया, इधर नेपाल पर भी कर लिया। आला पानी विभाग में नेपाल भी चीन के गद्दे पर बैठकर हमारे ऊपर आंख दिखा रहा था, क्योंकि नेपाल में जब कम्युनिस्ट की सरकार आई, कम्युनिस्ट की सरकार समझ में आ रहा है, और चीन की आइडियोलॉजी भी कम्युनिस्ट वाली, तो जब नेपाल में कम्युनिस्ट की सरकार आती है, केपीएस ओली कम्युनिस्ट पार्टी के हेड है, उनकी नजदीकियां चीन के साथ बढ़ जाती है, तो नेपाल पर भी अपना प्रभाव स्थापित कर दिया। श्रीलंका पर कर ही लिया था, गज के दबाव में इतना ज्यादा दबा दिया था और मयूची पर कर दिया था। ये घेराबंदी है कि नहीं है? और कई उदाहरण हम लोग पढ़ेंगे हिंद महासागर की, तटीय सीमा सुरक्षा पढ़ेंगे तो वहां पर दिखाएंगे कि चीन कैसे एक घेराबंदी बनाने का प्रयास कर रहा है। ये तो धन्यवाद करो अपने मोदी साहब का, जो पहन करके लक्षद्वीप में पानी के अंदर डुबकी मारने लगे। याद आ रहा कहानी? करोड़ों रुपए का जो टूरिस्ट ने बुकिंग करवाया था मालदीव का, उसने बुकिंग को कैंसिल किया। तब जाके मोदी जी यहाँ हुए और लगातार 2 बार भारत की यात्रा की है और भारत का दुख करने क्योंकि हमने भी एक अटैक इकोनॉमिक अटैक किया। एक तरह से घेराबंदी है, ये भी एक प्रकार की घेराबंदी है। हमारे लिए सुरक्षा चुनौतियों का मतलब है कि हमारे पड़ोसी देशों में अगर कोई दुश्मन देश का प्रभाव बढ़ रहा है तो फिर हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट्स है। और यहाँ पर चीनी सैनिक उतारेगा ही उतारेगा, हम इस बात के लिए सावधान हैं। उतारेगा ही इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है। और ये पेंटागन और न्यूयॉर्क टाइम्स दोनों की रिपोर्ट आई कि गिलगित पाकिस्तान के एरिया में चीन ने 30,000 सैनिकों की तैनाती कर दी है। सिक्योरिटी थ्रेट्स है या नहीं है? पीओके में चीनी सैनिकों की उपस्थिति उतना ही होने की उपस्थिति एक्ट हमने दिखा दी। इस क्षेत्र में गलियारा की सुरक्षा के नाम पर आधुनिकतम हथियार और सैन्य चहलकदमी पर सीमा पर करना, क्योंकि ये सीमा से सटा हुआ गुजर रहा है। और चीन कहेगा कि भाई हम अपनी गलियारा की सुरक्षा, बलूच लोग लूट रहे हैं, मार रहे हैं हमारे इंजीनियर्स को, गिलगित पाकिस्तान वाले हमारे इंजीनियर्स को मार रहे हैं, तो हमें इनकी सुरक्षा के लिए अपने सैनिकों की तैनाती करनी होगी। चीन यही कर रहा है, आधुनिकतम हथियारों की तैनाती इसी के नाम पर कर रहा है, लेकिन बहाना उसका कुछ और है। हम तो सावधान रहेंगे, पड़ोसी कुछ भी करे, अगर छत पर 5 को एक ही चप्पल लाके हमारी तरफ मुंह करके लगा दे तो हमारे लिए तो चिंता बढ़ेगा, ये भी हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट्स है, राइट? फरवरी 2019 में अभी मैंने टैग यहाँ पर डाल दिया है, फरवरी 2019 में चीन और पाकिस्तान के बीच चीन द्वारा एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन के निर्माण और उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इंडस्ट्री किस चीज की लगाई जा रही है? आधुनिकतम हथियारों के निर्माण की। अरे चीन आधुनिक हथियार बनाना है अपने देश में बनाना, तो हमारे ही पाकिस्तान में हमारे ही बॉर्डर पे आधुनिक हथियार बनाएगा, कहेगा कि तो कारखाना से उत्पादन हो रहा है इतना आधुनिक हथियार, लेकिन वो बगल में ऐसे ही तैनात हो गया ना, गोडाउन बना करके तुम वहां चमार करेगा, तो ऐसे ही आधुनिक हथियार को तुमने तैनात कर दिया, हमारा टेंशन बढ़ा दिया। तीसरी सुरक्षा चुनौती क्लियर है? चौथी सुरक्षा चुनौती, चीन द्वारा पाकिस्तान को 8 पनडुब्बियां दी गई, ठीक है? इसलिए भाई तो अपने बंदरगाह की सुरक्षा के नाम पर चीन द्वारा पाकिस्तान को 8 पनडुब्बियों की आपूर्ति तथा बंदरगाह की सुरक्षा के नाम पर ग्वादर में नौसेना की तैनाती नहीं हुई। पनडुब्बियां दे चुका है, लेकिन ग्वादर में अब वो अपना नौसेना तैनात करेगा की संभावना मैक्सिमम रह रही है, क्योंकि चीन का स्टाइल है कि पाकिस्तान को पहले ग्रिप मिलेगा, दे दे कहेगा मेरा दर्ज दे, ये तो मेरी बात हां, मतलब कहेगा कि मैं अपना नेवल बेस बनाना चाहता हूं। नेवल बेस बनाएगा तो हमारे लिए खतरा है कि नहीं है? वो अपना मिसाइल ला करके खड़ा करेगा, पूरा अपना युद्ध पोत ला करके खड़ा करेगा, एक तो अरब सागर में उसका वर्चस्व बढ़ेगा, अरब सागर में उसका वर्चस्व बढ़ेगा, हमारी नौसेना के सामने सुरक्षा चुनौतियां और घटेगी बढ़ जाएगी। एक तो पाकिस्तान उसमें पड़ा बैठा हुआ है, बस यही आ गया, ग्वादर में नौसेना की उपस्थिति की संभावना से भारतीय नौसेना की चुनौती में वृद्धि। चीन द्वारा हिंद महासागर में भारत की घेराबंदी से उत्पन्न खतरा, क्योंकि चीन इस तरीके से हिंद महासागर में घेराबंदी करना शुरू कर दिया, अगर ये ग्वादर में नेवल बेस बना देता है, ठीक है? ऑलरेडी म्यांमार में नेवल बेस बना चुका है बच्चा, ठीक है? बांग्लादेश में छोटा सा प्रयास किया, अभी पूरी तरह से प्रयास से सफल नहीं है। ये कहां गया ये यहां पर आई। इसके बाद एक अंडमान निकोबार द्वीप के ऊपर में कोको द्वीप है, और कोको को
म्यांमार का है, उसको इसने लीज पर ले रखा है और वहां पर इसने अपना लिस्टिंग स्टेशन स्थापित किया। लिस्टिंग स्टेशन का मतलब छोटा सैनिक अड्डा। तो छोटा सैनिक अड्डा कब बड़ा हो जाएगा कोई भरोसा नहीं है। ऑलरेडी यहाँ ये सब कर चुका है। इधर श्रीलंका में भी अपना वर्चस्व इसने बढ़ाना शुरू किया। अभी इसने नेवल बेस नहीं बनाया है, लेकिन इसके युद्धपोत यहाँ पर आकर खड़े हो सकते हैं। ये समझौता किया कि हमारे युद्धपोत यहाँ खड़े होंगे, खड़ा होकर ईंधन लेंगे, पेट्रोल लेंगे, डीजल लेंगे। खड़ा होने का जुगाड़ कर लिया ना। आपके जब खड़ा होगा ईंधन लेने के बहाने तो हमारा दिमाग तो खराब होगा ना, हमारा टेंशन तो बढ़ेगा ना। और ये सभी जगह व्यवस्था करता जा रहा है। वही कहानी है मालदीव में कर रहा है। ठीक है, अभी अभी हमने भारत से श्रीलंका को शिफ्ट किया कि भैया नई सरकार आई, नई सरकार ने कहा भारत के साथ एकदम इनकलाब जिंदाबाद। तो इसका फायदा हम लोगों को मिला। तो उन्होंने ये कर दिया कि अब सीधी सैनिकों का युद्धपोत यहाँ नहीं खड़ा होगा। उन्हें न्यूट्रलाइज करने का प्रयास हर जगह कर रहे हैं। मोदी को न्यूट्रलाइज किया, श्रीलंका को न्यूट्रलाइज किया, उसके वर्चस्व को। जब तक शेख हसीना थी तब तक बांग्लादेश को हमने न्यूट्रलाइज कर रखा था और चीन के प्रभाव को बढ़ने से हम रोक रहे थे। और इसी तरह से अगर ये आ गया यहाँ पर बच्चा तो आगे रहे फिर हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट्स उत्पन्न। तो हमारा अगला चुनौती है हिंद महासागर में भारत की घेराबंदी से उत्पन्न खतरा। खतरा है भारत चीन के मध्य। इन सभी घटनाओं से सीबेक के कारण खास करके भारत चीन के मध्य जो हमारे रक्षात्मक संबंध है वो अच्छे होंगे या खराब होंगे। यदि हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट्स है इतनी बड़ी शक्तिशाली शक्ति के साथ हमारे रक्षात्मक संबंध खराब हो जाए, ये हमारे लिए चैलेंज ही है। और एक 7 नंबर इसमें नहीं लिखा हूं, डाल दो आप 7 नंबर डालो। तो चीजें जो अपडेट में नहीं कर पाया हूं वो क्लास में कर देता हूं। ये 21 मई 2025 नीचे डालो। 21 मई 2025 को चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 21 मई 2025 टैक्स दे देना। एक समझौता कुछ पहले हुआ, ठीक है, के बीच त्रिपक्षीय समझौता द्वारा सीपेक का अफगानिस्तान तक विस्तार, सीपेक का अफगानिस्तान तक विस्तार पर सहमति। अफगानिस्तान तक विस्तार, सीपेक का अफगानिस्तान तक विस्तार, सीपेक का अफगानिस्तान तक विस्तार पर सहमति, पर सहमति। ये नया घटना घटित हुआ है, ये त्रिपक्षीय समझौता हुआ है और सीपेक का विस्तार अफगानिस्तान तक किया जाएगा। टेस्ट टू टेस्ट अंतर का विस्तार अफगानिस्तान तक किया जाएगा। ये समझौता हुआ है और सीपेक का विस्तार अफगानिस्तान तक किया जाएगा। टेस्ट टू टेस्ट अफगानिस्तान घटना घटित हुआ है, ये त्रिपक्षीय समझौता हुआ है और सीपेक का विस्तार अफगानिस्तान तक किया जाएगा। टेस्ट टू टेस्ट अंतर भारत की अफगानिस्तान के संदर्भ में रक्षा कूटनीति पॉजिटिव या नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। नेगेटिव दुष्प्रभावित, रक्षा कूटनीति दुष्प्रभावित पड़ेगा। क्योंकि बच्चा लोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान की नहीं बनती। अफगानिस्तान में रूस समर्थकों की सरकार थी। अफगानिस्तान में जब रूस समर्थकों की सरकार थी 1989 तक, ठीक है, और अमेरिका और रूस के बीच युद्ध चल रहा था। अमेरिका चाहता था कि अफगानिस्तान से रूस भाग जाए, ठीक है, अफगानिस्तान दिमाग में है ना, अफगानिस्तान से रूस भाग जाए। इसके लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान में सरकार विरोधी आतंकवाद को बढ़ावा दिया और यूज किसको किया? पाकिस्तान को। यूज किया पाकिस्तान को। अमेरिका की फंडिंग पाकिस्तान को आती थी। उस फंडिंग के बल पर पाकिस्तान में आतंकी तैयार किए जाते थे। हक्कानी नेटवर्क 1980, लश्कर तैयबा 82, हरकत उल जिहाद अल इस्लाम हुजी 84, ये सभी आतंकी संगठनों का गठन पाकिस्तान समर्थन से अफगानिस्तान में हुआ। अल कायदा 1988 और तालिबान 1994। तालिबान 94 में आया, बाद में आया बच्चा मुल्ला उमर 96 में अफगानिस्तान की सत्ता में आया। पहली बार अफगानिस्तान में तालिबान शासन 1996 में शुरू होता मुल्ला उमर के नेतृत्व में। बट 80 से जो पाकिस्तान को फंडिंग देकर के अमेरिका ने सरकार विरोधी आतंकवाद को फैलावा दिया और सरकार के विरोध में बम विस्फोट मारना लगातार हुआ। तो फाइनली 1989 में जब रूस का विघटन हो गया तो रूस अफगानिस्तान से वापस चला गया। और जब रूस अफगानिस्तान से वापस गया, अमेरिका निषेध हो गया, अफगानिस्तान में तालिबान ने सत्ता पर कब्जा कर लिया
कहानी यही है ना। तो जब तालिबान ने सत्ता पर कब्जा कर लिया, तालिबान एक आतंकी संगठन के रूप में घोषित था। और जब अलकायदा ने अमेरिका में बम विस्फोट कर दिया, याद आ रहा है, तब अमेरिका ने 2001 की घटना है, 2001 की, तब अमेरिका ने वार ऑन टेरर प्रारंभ किया और वहां तालिबान की सरकार को हटा करके अमेरिका ने अपनी समर्थित सरकार को स्थापित किया। और जो नई सरकार आई उसको किसने समर्थन दिया? अमेरिका ने। उधर रूस समर्थित सरकार थी, अब अमेरिका समर्थित सरकार है। और 2021 में अमेरिका भी अफगानिस्तान को छोड़कर चला गया। कहानी यही बनी। इस बार चला गया मजबूर होकर, क्योंकि तालिबानियों ने भगा दिया। तो जो नई सरकार आई, चाहे वो तालिबान चाहे कोई, वो लोग पाकिस्तान को अच्छा नजर से नहीं देखते और उनको लगता है कि अमेरिका के साथ मिलकर के अफगानिस्तान को डिस्ट्रॉय करने में पाकिस्तान की भूमिका है। इसलिए अक्सर तालिबानी जो खुद है वो पाकिस्तान पर हमला होगा, बाउंड्री को लेकर के लड़ाई, बॉर्डर को लेकर के लड़ाई, कई लड़ाइयां उसमें है, मैं कभी बताऊंगा आप लोगों को। तो हमारे लिए एक सुनहरा अवसर था, और हमारे लिए सुनहरा अवसर तब बना जब इन्होंने क्वार्टर बनाया। तो हमने क्या किया कि हमने ईरान के साथ एक समझौता किया चाबहार परियोजना पर, और हम 100% चाबहार को डेवलप नहीं किया, हमने उसमें डेवलपमेंट में योगदान दिया। और चाबहार से जरांज तक एक सड़क निर्माण, और जरांज के बाद डेलाराम तक, मैं कभी मैप में दिखाऊंगा, एक सड़क जिससे पूरा के पूरे अफगानिस्तान में हमारा माल पहुंचे। और हमने ग्रीन कॉरिडोर के प्रोजेक्ट को लेकर के सामने आए, ताकि इसको एक सीपेक के काउंटर के रूप में देखा जा सके। उसके माध्यम से हम अपना माल, हमारे भारत से समुद्री मार्ग से चाबहार जाएगा, चाबहार से अस्तर मार्ग से अफगानिस्तान जाएगा, और फिर अस्तर मार्ग को परिवर्तित के रूप में घुस जाएगा। वो मार्ग को हम लोगों ने डेवलप करने का प्रयास किया, और इसमें अफगानिस्तान के साथ हमारा प्यार भरा रिश्ता बना हुआ था। 21 तक अमेरिका के साथ भी हमारे अच्छे संबंध हो चुके थे, मैंने पहले बताया, लेमुआ कमो का साथ देखा। और अमेरिका भी हमको कहा कि आओ इंडिया अफगानिस्तान में इन्वेस्ट करो, और हमने अफगानिस्तान में इन्वेस्ट भी कर दिया, और बीच में अमेरिका में छोड़कर अफगानिस्तान छोड़ के इसमें चला गया। तो हम तो थोड़ा फंसे, लेकिन अफगानिस्तान के साथ हमने अपने संबंधों को अच्छा बनाए रखा। और वो अच्छे संबंधों की परिणति ये रही कि जब भारत में आतंकी हमला हुआ अभी 2025 में, तो अफगानिस्तान ने भारत का साथ देने का वादा किया। आपने देखा होगा। और जब हमने ऑपरेशन सिंदूर को शुरू किया, तो अफगानिस्तान के हमारे अच्छे संबंधों का ही तकाजा था कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान की निंदा की अंतर्राष्ट्रीय मंच में। और ऐसे कंडीशन में पैसा वाला चीज बड़ा ताकतवर होता है, और हर देश चाहता है कि हमारे यहाँ विकास हो। अब कोई एक देश कहेगा हमारे तुम्हारे यहाँ $5 अरब $50 अरब खर्च करेंगे, तो थोड़ा सा लालच तो आ ही जाता है कि सीबेक का विस्तार अफगानिस्तान तक करेंगे, उसको भी औद्योगिक गलियारा होगा, और वहां पर भी कई स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना करके इंडस्ट्री को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया जाएगा। कोई लालच में पड़ जाता है। इसलिए ये जो नया वाला मामला हुआ है बच्चा, ये हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक नुकसान है, और ये सीपेक से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर इसकी भी चर्चा कर सकते हैं। यानी सीपेक पे अगर हमें सुरक्षा चुनौतियों की बात हो, तो हमारे पास 7 सुरक्षा चुनौतियां हैं, और आपके दिमाग में रहेगा, इतना मैंने समझा दिया। तो अगर कभी आता है, 2 बार पूछा जा चुका है, तो आप आराम से, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं मैंने यहाँ चर्चा कर दी है। 20 दिसंबर 2016, 14 तक क्लियर है। 13 में सीपेक पर हस्ताक्षर होता है पाकिस्तान चीन का, 14 से शुरुआत होती है। भारत शुरू से विरोध करता है। अब विरोध के संदर्भ में कुछ घटनाएं जो घटित होती है, एक घटना घटित होती है कि चीन कोशिश करता है कि रूस को भी इसमें शामिल कर ले। चीन तो चाह रहा है कि जितना अधिक से अधिक लोग शामिल होंगे, और जितना अधिक से अधिक शामिल होंगे, तो हमारे लिए, सीपेक में अधिक देश शामिल होंगे, तो हमारे लिए फायदा होगा या नुकसान होगा? कैसे? दुश्मन के साथ जितने अधिक लोग जुड़ेंगे, तो हमारे लिए फायदा होगा ना। बोलो, फायदा क्यों बोल रहे हो बच्चा? नुकसान होगा ना। और चीन पाकिस्तान का ये स्ट्रेटेजी है, सीपेक के माध्यम से हम लोगों को उसमें 2016 में इसने यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन प्रोजेक्ट को लिंक करने की तैयारी की। हालांकि भारत के प्रभाव से ये सफल नहीं हो पाया, और इसमें रूस को सामने लाने का, साथ में लाने का प्रयास इसने किया। तो रूस द्वारा सीपेक का समर्थन किया गया उस समय, और इसके साथ अपने एक प्रोजेक्ट यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन प्रोजेक्ट को लिंक करने की तैयारी की। तो रूस भी थोड़ा हमसे बहुत खुश नहीं था। रूस को लगा कि भारत तो हमारा दोस्त है, टोली वाला दोस्त है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। और आज भारत लेमुआ कर रहा है, कोमोकासा कर रहा है, बीका कर रहा है। रक्षा सौदा अमेरिका से कर रहा है। हमारे साथ अगर रक्षा सौदा करता, क्योंकि 1989 सोवियत संघ के विघटन के पहले तक भारत के कुल एक्सपोर्ट का 25% एक्सपोर्ट रूस को होता है। यानी विदेशी मुद्रा का आवक में सबसे बड़ा देश रूस था। हमारे पास 2 बक्सा है इंडिया के पास। एक बक्सा है जिसमें हम रुपया रखते हैं, और एक बक्सा है जिसमें हम डॉलर रखते हैं। इसको विदेशी मुद्रा कोष करते हैं ना, विदेशी मुद्रा भंडार करते हैं। और इसमें हम देश के अंदर वाला इनकम रखते हैं, ठीक है ना। अंदर में खर्चा इसमें से निकाल के करते हैं। आपको सैलरी देना होगा, इसमें से निकालेंगे। इसमें डालेंगे कहां से? टैक्स दे करके। टैक्स के माध्यम से सरकार की जो परियोजना है, उसमें जो फायदा वो जो आ रहा है, उसमें डला रहा है। और सैलरी वगैरह सारे खर्चा, वेटेरिज्म का खर्चा, सब कुछ इसमें से खर्च हो रहा है। लेकिन हम बाहर दुनिया को बेचते हैं, तो होता डॉलर में होता है, तो इसमें से
अगर कोई एनआरआई हमारे यहाँ से दूसरे देश में जाकर कमा रहा है और इंडिया में पैसा भेजता है तो डॉलर में भेजता हूँ, पैसा हम इस तरह मेरी बात समझ में आ रही है? तो ना गिरवी रख रही है तो भुगतान डॉलर में आएगा तो हम इसमें रखेंगे। किसी से कर्ज नहीं है दूसरे देश से तो कर्ज डॉलर में देगा तो हम इसमें रखेंगे। ये है विदेशी मुद्रा घोटाला। इसमें सबसे अहम भूमिका होती है आयात और निर्यात। तो अगर हम 1 लाख अरब डॉलर का बेचेंगे इसमें 1 लाख अरब रुपया आ जाएगा, डॉलर आ जाएगा, और हम 50,000 डॉलर का खरीदेंगे, इसमें से निकाल के हमको 50,000 डॉलर देना पड़ेगा। 1 लाख डॉलर आया, 50,000 गया तो 50,000 बचेगा। लेकिन 1 लाख डॉलर का हमने बेचा, 1 लाख आया और हमने 1.5 लाख का खरीदा, इसमें से ज्यादा निकलेगा नहीं, आपकी हमारे लिए नुकसान है ना। तो अगर 1 लाख बेचा, 1 लाख खरीदा, इसको भुगतान संतुलन कहते हैं, है ना? और भुगतान संतुलन अनुकूल का मतलब इसमें बच रहा है और प्रतिकूल का मतलब इसमें बच रहा है। बेसिक फंडा है ये। किसी भी देश में अगर रूस के साथ हमारे अच्छे संबंध थे, अच्छा खासा पैसा हम अपना हमारा चीजों को खरीदता था, अपना खरीद रहा है, तब टैरिफ भी कम लगा होगा, तभी तो हमारे यहाँ के लोग वहाँ माल बेच रहे होंगे, अगर हमको फायदा हो रहा होगा। आज टैरिफ ज्यादा लगा दे तो माल हमारा हम लीजिएगा, हम बेसिक तो हम भी उनसे हथियार खरीदते थे। हमारे पास जो भी हथियार होता था ज्यादातर खरीद रूस से करते थे, लेकिन इधर हम अमेरिका से जो हथियार खरीदने लगे तो उसको थोड़ा अच्छा नहीं लगा, बल्कि हम पाकिस्तान को भी हथियार बेच देते। पाकिस्तान के साथ हथियार ही नहीं बेचने लगा, बल्कि उसी समय थोड़ा सा जो चल रहा था बच्चा और हमारी सरकार ने तत्काल बैलेंस कर दिया। और हमारी सरकार ने कोशिश किया कि अपनी विदेश नीति में हम किसी के बोझ में नहीं, हमारी पृथक आइडेंटिटी बनी रहेगी, ना हम रूस के बोझ में बैठेंगे ना अमेरिका के बोझ में बैठेंगे। अमेरिका ने हमें मौका दिया, लेगोआ के लिए, बेका के लिए, कोको कसा के लिए, इससे हमें टेक्नोलॉजिकल जो चीजें हैं आने का अवसर मिला। बहुत सारी इस समझौते के माध्यम से हम इन देशों से बहुत सारी हाई लेवल की रक्षा तकनीक को ला पाए, नहीं तो प्रतिबंध लगा हुआ था, रक्षा तकनीक नहीं ला पाते थे। और इन्हीं रक्षा तकनीक के आधार पर हमने ब्रह्मोस या कई रक्षा वाले हथियार बनाने शुरू कर दिए, और अब हम रक्षा वाले हथियार बनाने में इतने अग्रणी हैं और ऑपरेशन सिंदूर में चीनी हथियार का पोल खुल गया, और चीनी हथियार का पोल खुल गया तो अंतरराष्ट्रीय जगत में चीनी हथियार की मांग बढ़ गई, प्राइस बढ़ गया और हमारे हथियारों की मांग बढ़ गई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के ब्रह्मोस की इतनी ज्यादा मांग आई और भारत में बने हुए हथियारों की, हम लोग हथियार बेच के अच्छा कमा सकते हैं। समझ में आ रहा मेरी बात? तो हम अपने फायदे के लिए अमेरिका से जुड़े, लेकिन अमेरिका ने यूज करने का भी प्रयास किया। ईरान मामले में अमेरिका ने यूज करने का प्रयास किया, हम नहीं झुके और ईरान के साथ अपने संबंध अच्छे बनाए रखे, क्योंकि ईरान और अमेरिका का 36 का आंकड़ा है, 50 बार हमने ईरान के साथ किया। कहानी समझ में आ रही है नहीं? इजराइल वाले मामले में हम इजराइल के साथ भी रहे और फिलिस्तीन के साथ भी रहे, हम किसी का साथ नहीं दिए। यूक्रेन वाले मामले में जाके हमारे प्रधानमंत्री यूक्रेन वाले से भी मिले। और जब G20 इंडिया में हुआ तो अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, क्योंकि उसके पहले के हर सम्मेलन में और G20 में अमेरिका ने रूस यूक्रेन युद्ध पर रूस के खिलाफ प्रस्ताव पारित करवाया था, और यहाँ पर भी G20 में अमेरिका ने कोशिश किया कि रूस के खिलाफ प्रस्ताव पारित करवाएंगे। भारत ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और पहली बार रूस के खिलाफ भारत ने प्रस्ताव पारित होने नहीं दिया। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लेकर अमेरिका को अच्छा नहीं लग रहा है। अमेरिका चूंकि हमारा इतना बड़ा बाजार है कि माल बेचना है तो यही आओगे ना, और हमारे प्रधानमंत्री ने समझ लिया कि असली ताकत तो हमारी आबादी है। बेचोगे कहाँ? टेक्नोलॉजी खूब बना लो, खूब उत्पादन कर लो, बेचोगे कहाँ? बेचने के लिए तो हमारी ही पॉपुलेशन है ना जी। इन्होंने अपनी ताकत को बचाना और इतनी मजबूती के साथ डिसीजन लेने में कोई कोताही। रिजल्ट ये हुआ कि अमेरिका ने बहुत अच्छा प्यार थोड़ी हमसे कर रहा, अमेरिका हमसे प्यार नहीं कर रहा। बांग्लादेश में पता चला ही होगा कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन में अमेरिका की भूमिका भी रही है, अमेरिका की भूमिका भी रही है। और सबसे आश्चर्य की बात है कि जब हमने हमारे यहाँ आतंकी हमला पाकिस्तान ने किया, हमारी मीडिया तो पागल है। मीडिया ने क्या दिखाया? मीडिया ने ये दिखाया, हर जगह की पाकिस्तान अमेरिका ने तो कह दिया कि एकदम साथ में मोदी जी, जब कुछ भी कीजिए हम आपके साथ में। और आपको जान के आश्चर्य होगा, हमला कब हुआ था? 22 अप्रैल, ठीक है, 22 अप्रैल को हुआ था। 26 अप्रैल को ट्रंप साहब के बेटा, ठीक है, पाकिस्तान आते हैं। ट्रंप साहब के बेटा पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ, उनके साथ और 2 डेलीगेशन के लोग आते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ एक समझौता करते हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ट्रंप की 67% 67% शेयर वाली एक कंपनी में, यानी 67% शेयर अगर ट्रंप की है तो निश्चित तौर पर उसका मालिक ट्रंप ही है, उस शेयर उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। यानी ट्रंप किसी का नहीं, देखा कि पाकिस्तान फंसा हुआ है, हम इस समय भारत का समर्थन कर रहे हैं, भारत जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं, और ये दबाव बना था कि पाकिस्तान से कुछ भी करवा सकते हैं। अपने बेटा और डेलीगेशन को भेज दिया और बेटा और डेलीगेशन ने पाकिस्तान के साथ ट्रंप की कंपनी में फंडिंग करवा दी। और ध्यान से देखो कि ये न्यूज भारत की मीडिया को हवा करने लगी। इस न्यूज को केवल और केवल न्यूयॉर्क टाइम्स ने हाईलाइट किया। मैंने एक क्लास में इसकी चर्चा की उसी समय जब ये चीज चल रही थी, न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको हाईलाइट किया। कैसे हम कहेंगे पाकिस्तान अमेरिका पर हमें भरोसा करना चाहिए? इसलिए भारत की स्ट्रेटेजी में हम रूस के साथ हैं और मोदी जी भी कभी रूस के साथ चिपकते हैं और अमेरिका को लगा देते हैं, है ना?
पूरी तरह से, तो इस संदर्भ में अगर हम देखें तो बड़ा क्लियर है कि इस प्रोजेक्ट से जितने देश जुड़ेंगे हमारे लिए नुकसानदायक होगा। तो रूस से लिंक करने की तैयारी, हालांकि सफल नहीं हुआ। फरवरी 2017 को चीन ने भारत को इस प्रोजेक्ट में शामिल करने का आमंत्रण दिया। चीन ने कहा कि भारत भाई क्यों घबरा रहे हो, ये तो हमारा आपकी परियोजना है, आप भी आ जाओ ना, बिजनेस करते हैं मिलकर। लेकिन 12 साल काम था, भारत इसमें शामिल होने को बिल्कुल तैयार नहीं हुआ, बिल्कुल रिजेक्ट किया और इसका विरोध किया। एक ओबीओआरसी का सम्मेलन होता है मई 2017 को बीजिंग में। इसी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर एक समिट होता है बीजिंग में, और इस समिट में 130 देश भाग लेते हैं, क्योंकि इनका था भाई एक आर्थिक परियोजना है, सभी देश आए और मिलकर विकास किया जाए। भारत बनेगा, रेल बनेगा तो नुकसान क्या है? भारत इसका विरोध करता है, भारत इसमें हिस्सा नहीं लेता है, क्योंकि भारत का कहना है कि आपको हमारे पाकिस्तान के विवादित एरिया में नहीं आना चाहिए था। इस पर हम कभी सहमति नहीं देते। 4 फरवरी 2022 को सीपेक के दूसरे चरण को शुरू करने के लिए एक नए समझौते पर हस्ताक्षर होता है। लेकिन 22 का वो समय होता है बच्चा जब पाकिस्तान अंतिम आर्थिक क्राइसिस से गुजर रहा होता है। समझौता होते ही पाकिस्तान की हालत और खराब होती है। 22 के लास्ट में आकर के पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बड़ी बुरी हो जाती है। ठीक है, जुलाई 2022 में चीन और पाकिस्तान द्वारा टिबेट में टर्की को शामिल करने के लिए, क्योंकि टर्की और मलेशिया पाकिस्तान के कनाडा वाले देश मुस्लिम देशों में बताया था। टर्की ने भूकंप आया था तो हमारे देश की सरकार ने कई तरह से मदद की, और ये पापी टर्की से पलट गया। ठीक है, समय थोड़ा दिक्कत नहीं हो रही है, समझ में आ रहा ना? ठीक है, तीसरे देश को शामिल करने का निर्णय लेता है और 26 नवंबर 2022 को सीपेक में टर्की को शामिल करने का आमंत्रण दिया जाता है और इसको अफगानिस्तान तक विस्तारित करने की योजना बनाई जाती है। भारत का यह तभी टर्की इसमें शामिल नहीं होता। राइट, अक्टूबर 2022 में चीन और पाकिस्तान द्वारा टिबेट के अलावा 3 और गलियारा परियोजना पर शुरू करने पर सहमति बनाते हैं। टिबेट का पाकिस्तान में विरोध, यहां पर आप एक चीज 7 नंबर पॉइंट डाल दो, 7 नंबर पॉइंट वही रिपीट कर दो। 21 मई 2025, 21 मई 2025 एस चीन, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच पाकिस्तान के बीच कर दो उसको, एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर, एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर और सीपेक का अफगानिस्तान तक विस्तार पर सहमति। सीपेक का अफगानिस्तान तक विस्तार पर सहमति। वहां भी मैंने लिख दिया था, यहाँ भी आप लोग लिख दिए। ये है टिबेट परियोजना से जुड़ी हुई करंट की घटनाएं, जो लेटेस्ट मेन घटनाएं घटित हुई है, क्योंकि बीच में 3-4 साल घटनाएं 2-3 साल घटित ही नहीं हुई, क्योंकि ऐसे ही पाकिस्तान डमाडोल है। 2022 से स्थिति खराब हुई और सीपेक को लेकर पाकिस्तान में 2 जगहों पर जबरदस्त विरोध हो रहा है। एक गिलगित बाल्टिस्तान में, क्योंकि ये कहानी कभी बताऊंगा, गिलगित बाल्टिस्तान को धोखे से पाकिस्तान ने अपने में मिला लिया। समझ में आ रहा? 1 नवंबर 1947 को पाकिस्तान के सहपर गिलगित बाल्टिस्तान ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 1 नवंबर 1947। 24 अक्टूबर 1947 को आजाद कश्मीर ने स्वतंत्रता की घोषणा की और 1 नवंबर 1947 को गिलगित बाल्टिस्तान ने स्वतंत्रता की घोषणा की। पाकिस्तान ने कहा कि आप एक स्वायत्त राज्य के रूप में रहोगे, कोई दिक्कत। लेकिन धीरे धीरे करके पाकिस्तान ने पूरे गिलगित बाल्टिस्तान को अपने कंट्रोल में ले लिया, यहां तक कि वहां के विधानसभा के अधिकार को भी
खत्म कर दिया। पहले था कि पाकिस्तान गिलगित पाकिस्तान के बारे में कोई भी निर्णय अगर लेगी पाकिस्तान गवर्नमेंट तो वहां की विधानसभा में पास होना जरूरी है। लेकिन चीन के साथ कई प्रोजेक्ट निर्माण का निर्णय पाकिस्तान और चीन ने लिया और वो प्रोजेक्ट कहां बनाया जा रहा है? गिलगित पाकिस्तान में बनाया जा रहा है। यहाँ तक की सड़क भी सीपेक के अंदर सड़क भी गिलगित पाकिस्तान एरिया में बनाया जा रहा है और वहां के विधानसभा से कोई सहमति। ये बात वहां के लोगों को तय जा रही है कि धोखा दिया गया और वहां की डेमोग्राफी को भी पाकिस्तान चेंज कर रहा है। इसलिए वहां के लोग पाकिस्तान के विरोध में खड़े हैं और वहां पर एक जबरदस्त अलगाववादी आंदोलन चल रहा है और वो लोग तो यहाँ तक तैयार हो गए हैं और आंदोलन में नारा दे रहे हैं कि हमको भारत में शामिल किया। और ये लोग यही नहीं कर रहे हैं बल्कि ये लोग यही नहीं कर रहे हैं बल्कि ये लोग चीनी इंजीनियर की हत्या भी तो जमकर विरोध, सीपेक का विरोध, चीनी इंजीनियरों की हत्या पाकिस्तान के लिए सरदर्दी है। और दूसरा विरोध इनका हो रहा है बलूचिस्तान में, क्योंकि बलूचिस्तान अपने आप आजाद बलूचिस्तान की मांग को लेकर के आंदोलन कर रहा है। बलूचिस्तान का कहना है कि पूरी पाकिस्तान का सबसे अधिक रिसोर्सेस बलूचिस्तान में है और उसका 80% पाकिस्तान बाकी राज्यों में खर्च करता है और मात्र 20% बलूचिस्तान के डेवलपमेंट में खर्चा करता है। बलूचिस्तान के लोग गरीबी में जी रहे हैं और बलूचिस्तान के पैसे से पंजाब और सिंध में लोग ऐसा कर रहे हैं। इसलिए बलूचिस्तान स्वतंत्र बलूचिस्तान की मांग को लेकर के आंदोलन कर रहा है, हिंसक आंदोलन कर रहा है। अभी तक आप लोगों ने ढेर सारी कहानियां सुनी भी होगी। तो बलूचिस्तान भी सीपे का अलग विरोध कर रहा है। वहां के लोगों का वादे बंदरगाह पर बड़ी बड़ी कंपनियों के आ जाने से बड़ी बड़ी कंपनियों को ठेका दे दिया गया मछली पकड़ने का। तो जो लोकल नाव वाले थे वहां के मछुआरे जिनका रोजी रोटी था वही, उनको मछली पकड़ने से रोक दिया गया। वो एक अलग आंदोलन कर रहे हैं। वहां के लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है सीपे में, वो एक अलग आंदोलन कर रहे हैं। और जो उनका हथियार वाला विंग है वो ऐसे इंजीनियर और ऐसे सरकारी अधिकारियों की हत्या कर रहे हैं। और इन सब चीजों से चीन की हालत, चीन आरोप पाकिस्तान आरोप लगाता है कि बलूचिस्तान का जो उग्रवादी संगठन है पाकिस्तान के लिए उग्रवादी संगठन, पाकिस्तान सरकार के लिए आतंकवादी संगठन और बलूच लोगों के लिए वो हमारे नेता है, क्रांतिकारी है। उसी तरह से गिलगित पाकिस्तान के लोग जो संगठन है वो पाकिस्तान सरकार के लिए आतंकवादी है, उनको पाकिस्तान में आतंकवादी घोषित कर रखा है। लेकिन वहां के लोकल लोगों के लिए तो भाई उनके क्रांतिकारी है, अंग्रेजों के लिए गलत सी आतंकवादी थे और हमारे देश के लोगों के लिए क्रांतिकारी है। ये कहानी वहां है। तो बलूच लोग की जो समर्पित संगठन है वो इसका जमकर विरोध कर रही है और पाकिस्तान इल्जाम लगाता है कि इन संगठनों की फंडिंग इंडिया, दोनों जगहों पर संगठनों की फंडिंग इंडिया कर रही है और इंडिया ही इन संगठनों के द्वारा पाकिस्तान के अंदर युद्ध की स्थिति को उत्पन्न कर रही है। राइट। सीपेक का पाकिस्तान में विरोध जारी, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में सीपेक का विरोध प्रदर्शन, क्योंकि पाकिस्तान का में सीपेक का विरोध प्रदर्शन, बलूचिस्तान में सीपेक का विरोध प्रदर्शन, यही है बच्चा। एक अलग से सेपरेट टॉपिक के रूप में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब भारत पाकिस्तान सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछा गया है? कश्मीर से। और आज के डेट में कश्मीर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके अगर आईआर में पढ़ोगे तो भी वहां क्वेश्चन बन सकता है भारत पाकिस्तान संबंधों के संदर्भ में या फिर इंटरनल सिक्योरिटी में, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां में, कश्मीर में सुरक्षा चुनौतियां, कश्मीर में आतंकवाद, कश्मीर में अलगाववाद, आतंकवाद वाला टॉपिक है, वहां पर भी कश्मीर में आतंकवाद पे क्वेश्चन जुड़ जाता है, बन सकता है। क्या बात है बच्चा, हंसी आ रही? अगर पढ़ने में मजा आए तो ये तो मेरा विषय भारत के नहीं दिल्ली के सभी कोचिंग संस्थानों में 7 दिन में खत्म कर दिया था। राइट। मैं 1983 से पढ़ रहा हूँ, 93 से पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोगों का जितना उम्र है उसके दूसरे वर्षों से पढ़ रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ। तो हम एक सप्ताह में नहीं, हमें इस विषय को 6 दिन में भी खत्म करने का अनुभव है, कर सकता। ये आप डिसाइड करोगे कि 7 दिन में खत्म कर दो या फिर मैं अपने हिसाब से। तो जब मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊं तो मैं अपेक्षा करूंगा कि आप भी थोड़ा सीरियसनेस दिखाएं। मैं आपको पढ़ाते समय अपने तरीके से हल्का फुल्का रखूंगा, लेकिन इसमें आपकी गंभीरता कमजोर नहीं होनी चाहिए, वो बनी, ठीक है? क्योंकि अगर आप नॉलेज चाहते हो तो मैं भरपूर दूंगा और सिलेबस पूरा करना चाहते हो तो बात अलग है, तो जब चाहो तब खत्म हो जाए। सिलेबस में कहीं लिखा हुआ थोड़ी है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको तो मैं जब चाहे तब गायब कर दूं और मैं जो विषय पढ़ाता हूँ बच्चा उसमें कहां काटूंगा पता नहीं चलेगा। क्योंकि अगर जो पॉपुलर सब्जेक्ट है उसमें तुम्हें पता चलेगा। फंडामेंटल राइट्स ही काट दिया, चिल्लाने लगोगे जैसे फंडामेंटल राइट नहीं पढ़ा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स काट दिया, चिल्लाने लगोगे क्योंकि उसकी विषय सूची सभी पुस्तकों में विद्यमान है, इसकी कहां है? और पूरा करेंगे
मैं जो भी विषय पढ़ा रहा हूँ आपके यहाँ वो इतना करेंट है कि इसमें निरंतर बदलाव है और इसमें मुझे पता है और मुझे पता लगाना है आपके प्रतिनिधि के रूप में कि क्या क्या पॉसिबिलिटी आपके लिए बनेगी और मैं पता लगा के लेके आऊंगा और आपको पढ़ाऊंगा, यही मेरा काम। बट इसमें आपका सहयोग भी, ठीक है। हम लोगों के एपिसोड में हम लोग भारत पाकिस्तान सीमा सुरक्षा चुनौतियों को लगभग पढ़ चुके, टर्की विवाद भी पढ़ लिए, एलओसी विवाद भी पढ़ लिए और सियाचिन विवाद भी पढ़ लिए, संकल्प से जुड़ी सुरक्षा चुनौतियों को भी पढ़ लिए। गुजरात पंजाब क्षेत्र में, राजस्थान क्षेत्र में सीमा सुरक्षा चुनौतियां क्या क्या है वो भी लगभग मोटा मोटी आइडिया मिल गया। एलओसी का सीमा सुरक्षा चुनौतियां क्या क्या है वो भी आइडिया मिल गया और सियाचिन के कारण क्या सुरक्षा चुनौतियां वो भी आइडिया मिल गया। फिर इन सुरक्षा चुनौतियों में से एक चुनौती को हमने उठा करके सीपे को अलग से भी एक विस्तृत टॉपिक बनाकर पढ़ लिया, क्योंकि सेपरेट भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा जा चुका है, हम आंसर कर सके, ठीक है। कुछ इसके अलावा और टॉपिक है जो मैं आपको दूंगा। बलूचिस्तान अपने आप में इशू और इस पर मैं अलग से आपको दूंगा, खाली नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन अभी हम लोग एक इससे जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कई जगह पर जुड़ेगा, वो है कश्मीर, राइट। थोड़ा सा कश्मीर हम लोग प्रॉब्लम को देखेंगे। हमारा फोकस पॉइंट है आज का कश्मीर प्रॉब्लम, लेकिन आंसर करने के लिए कल के कश्मीर को भी थोड़ा समझना जरूरी है। तो हमारे क्लास के स्टाइल में थोड़ा गपशप है और फिर पढ़ाई, थोड़ा गपशप फिर पढ़ाई, थोड़ा गपशप फिर पढ़ाई। गपशप से हमारी समझ विकसित होगी और फिर पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई हमारे लिए फ्रूटफुल होगी। चलिए हम लोग गपशप शुरू करते हैं और गपशप शुरू करने के लिए हम सबसे पहले कश्मीर चलते हैं, राइट। एलओसी विवाद एक टॉपिक है, इसकी भी कहानी हमें समझनी होगी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा चुनौतियां एक और टॉपिक बता, अलगाववाद, आतंकवाद, इसको जोड़ करके भी क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है। इसलिए हम लोग जम्मू कश्मीर घूमेंगे, जब घूमेंगे तो वहां सब कुछ देखेंगे, ठीक है। बच्चा लोग, जो बच्चे मैसेज कर रहे हैं ना, आप उसको ध्यान दीजिए। मैं पीडीएफ दे चुका हूं, ऑनलाइन के बच्चों को पीडीएफ नहीं मिला है, आप इमीडिएट वहां के तंत्र से संपर्क कीजिए और उनको पीडीएफ दिलवाइए, ठीक है। जम्मू कश्मीर आपके भारत के उत्तर में क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है, खूबसूरती के मामले में बताने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग कहीं है तो यही है, यही है, यही। ये किसका लाइन है? अमीर जो, ठीक है। इतनी खूबसूरत है ये, हिमालय से ढका हुआ एक इलाका, पहाड़ी इलाका ज्यादा है और ये 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ था, कश्मीर घाटी, जम्मू और लद्दाख, इसके 3 पार्ट थे और इसी 3 पार्ट को मिलकर के ये बना था। 5 अगस्त 2019 के बने जम्मू कश्मीर का। मैं यही था, इसका क्षेत्रफल 2,22,236 वर्ग किलोमीटर था। 68% यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन थे, 28.4% हिंदू पॉपुलेशन, 1.86% बौद्ध। अगर हम इसको 3 पार्ट में करते हैं बच्चा, तो कश्मीर घाटी एक पार्ट है, जम्मू दूसरा पार्ट है और लद्दाख। अगर हम केवल कश्मीर घाटी पर फोकस करते हैं तो वहां 95% मुस्लिम पॉपुलेशन और मात्र 5% हिंदू पॉपुलेशन, कश्मीर घाटी। जम्मू पर फोकस होते हैं तो 56% हिंदू पॉपुलेशन और 44% बाकी मुस्लिम के अलावा और सब अलग मिला करके। और लद्दाख पर फोकस होते हैं तो 54% बौद्ध और बाकी 46% में। आपको लग रहा होगा कि जब लद्दाख का 54% बौद्ध है तो टोटल पॉपुलेशन में 1% ही कैसे बौद्ध हुए? तो उत्तर है कि लद्दाख का एरिया विरल है, डेंस पॉपुलेशन वहां नहीं है, मैक्सिमम बर्फ से ढका रहता है, कहीं कहीं छोटा छोटा गांव है, जो आबादी है वहां मैक्सिमम बौद्ध की आबादी। और जो जैसे जैसे उस आबादी में नॉर्थ में कश्मीर से सटते जाओगे, कश्मीर घाटी से तो मुस्लिम आबादी बढ़ेगी और नीचे में अगर जम्मू साइड से सटते जाओगे तो हिंदू आबादी बढ़ जाएगी, ये है। लेकिन अगर तीनों को जोड़ करके पॉपुलेशन या डेमोग्राफी को देखते हो तो 68% अप्रॉक्स और 28% के आसपास यहाँ पर रहे। जम्मू कश्मीर एक स्वायत्त राज्य था 5 अगस्त 2019 के 5 अगस्त 2019 को भारतीय संविधान की धारा 370 जो जम्मू कश्मीर को एक स्वायत्त राज्य के रूप में स्थापित करता था, उसको खत्म किया गया और 2 पहले केंद्र शासित बनाया गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। ये 5 अगस्त 2019 के बाद का जम्मू, याद रहेगा। अभी जो जम्मू कश्मीर है यही बना और इस जम्मू कश्मीर में याद करो हम उधर पूरा फैले हुए, ये हमारा मैप है,
की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर पुराना वाला है, उसकी और पुराना वाला है। और यहाँ पर क्या स्टोरी शुरू होती है उससे आपका पिक्चर यहाँ पर क्लियर होता चलता है। जम्मू जो है हिंदू बहुल इलाका है और यहाँ शासन भी हिंदुओं का था, यहाँ शासन भी हिंदुओं का था। इसमें लद्दाख आकर के जुड़ गया था, जो बहुत हिस्टोरिकली एक डिस्प्यूट है चाइना के साथ। जम्मू मुख्य रूप से आबादी वाला इलाका था, पॉपुलेशन था। लद्दाख उसका एक मिडल एरिया था जहाँ पॉपुलेशन नहीं हुआ था। कश्मीर था कि जम्मू का पार्ट। जम्मू के राजा हुआ करते थे गुलाब सिंह। यहाँ से कहानी सुनो, कब सबका क्लास है। जम्मू कश्मीर के राजा हुआ करते थे गुलाब सिंह और 1846 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ गुलाब सिंह की एक संधि होती है। 1846 ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ गुलाब सिंह की एक संधि होती है जिसको अमृतसर की संधि के नाम से जाना जाता है। आराम से सत्यनारायण भगवान की कथा सुनो, फोकस करो बस। अमृतसर की संधि में तय हुआ कि गुलाब सिंह 75 लाख रुपया ईस्ट इंडिया कंपनी को देंगे और उसके बदले में कश्मीर घाटी ईस्ट इंडिया कंपनी किसको देगी? गुलाब सिंह। यानी 75 लाख रुपए में गुलाब सिंह ने कश्मीर घाटी को खरीद लिया। जम्मू का राजा गुलाब सिंह और इनके नियंत्रण में लद्दाख और कश्मीर घाटी, और गुलाब सिंह बन गए जम्मू कश्मीर के शासक। राइट, उस पर मत जाओ, पहले फोकस करो। मैं सारी कहानी अपने आप सुनाता चला जाऊंगा। लेकिन कश्मीर घाटी की मुस्लिम आबादी ने स्वीकार नहीं किया कि कोई हिंदू शासक पैसा से हम लोगों को खरीद कर हमारे ऊपर, हालांकि उस समय उतना अवेयरनेस, बट इस अवेयरनेस की शुरुआत होती है 1932 में। 1932 जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था और कह रहा था अंग्रेज आओ, हमें आजादी चाहिए, हम दुखी रहेंगे, भूखे मरेंगे, लेकिन आजादी, यही मौका था। जम्मू कश्मीर पर शासन किसका था? गुलाब सिंह नहीं, अब हरि सिंह आ गए थे। याद रहेगा, हरि सिंह का शासन था। और उसी जम्मू कश्मीर में 1932 में एक व्यक्ति होते हैं शेख अब्दुल्ला। ओके, और वो जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, आई रिपीट, जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नाम का एक संगठन बनाते हैं और वो भी आजादी की लड़ाई शुरू करते हैं। इससे आजादी अंग्रेजों से नहीं, हरि सिंह से। उनकी लड़ाई अंग्रेजों से नहीं, हरि सिंह से। हरि सिंह जो जम्मू का शासक, हिंदू शासक, पैसा लेके हम लोगों को खरीद लिया है कश्मीर घाटी के मुसलमानों को, कश्मीर को आजादी चाहिए, कश्मीर को आजादी चाहिए, हरि सिंह से आजादी। क्योंकि भारत में अंग्रेजों का जो शासन था, तो अंग्रेजों ने कई तरह से शासन किया था। कुछ जगहों पर अंग्रेजों ने अपना प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित किया था, मुंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, सुने हो नाम। तो कुछ जगहों पर अंग्रेजों ने जो रियासतें थी उनको कहा कि आप अपना राजा बने रहो, हमको कुछ दे दो। हरि सिंह उसी तरह के राजा थे, यानी हरि सिंह के चक्कर में हरि सिंह का प्रभुत्व था। हरि सिंह की सेना थी जम्मू कश्मीर में, हरि सिंह की सेना नियंत्रण करती थी। हरि सिंह कुछ अंग्रेजों को पहुंचाते रहते थे, रास्ते में बनाए रखते थे, यही कंपनी थी। इसलिए कश्मीर घाटी के मुसलमानों को लीड करते हुए शेख अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का गठन करके कश्मीर की आजादी की लड़ाई 1939 1939 में इन्होंने, यही आता हूं वापस, जैसा था बेटर है, 1939 में इन्होंने, मैंने यहाँ पर 1932 बताया, बोलो 1939 में इन्होंने क्या किया कि जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम बदलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया और इन्होंने अपना आंदोलन जारी रखा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। 1946 में हरि सिंह ने, सॉरी शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। हरि सिंह कश्मीर छोड़ो, क्लियर है? हरि सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। देशद्रोह की बात कर रहे थे, कौन गिरफ्तार किया होगा? सॉरी, मैं गिरफ्तार किया, शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया। शेख अब्दुल्ला ने आंदोलन शुरू किया, हरि सिंह कश्मीर छोड़ो, हरि सिंह कश्मीर छोड़ो, मुस्लिम आबादी वाले कश्मीर को छोड़ो, कश्मीर घाटी आजादी चाहती है, कश्मीर के मुसलमान आजादी चाहते हैं। हरि सिंह की सेना ने शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया। शेख अब्दुल्ला, हाँ जी जी, देख रहे हैं, आया हुआ क्लास कर रहे थे तो इसलिए नहीं देखे, आया है।
15 जा रही है तो फिर 1500। ठीक, हाँ भेज दीजिएगा। हाँ अभी आधा घंटा हो जाएगा। हाँ व्हाट्सअप कर दीजिए ना। ठीक। जेल में 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने जब हमें आजादी दी तो जाते जाते कई मतलब जहर के बीज बो गए, क्योंकि जब उन्होंने आजादी दी तो उसने कर दिया जितनी भी रियासतें हैं भारत में वो भी चाहे तो स्वतंत्र देश बन सकती है, सब मिलके एक स्वतंत्र देश बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, सब आजाद हो सकते हैं। फिर क्या था, सबने कहा हम आजाद। सिंहासन पर बैठकर राजा बनने का सुख जो है वो लोकतंत्र में थोड़ी है। ये बड़ी कठिन काम था। ऑलरेडी अंग्रेजों ने 1906 में जो बीज बोया था मुस्लिम लीग का गठन, उठ डालो राज करो, वो बीज पौध बन चुका था, जिसकी परिणति 1947 में भारत पाकिस्तान के विभाजन से होती थी। ऑलरेडी भारत दो देशों में बन चुका था। अब कई रियासतें आजाद होने के लिए बेचैन थी। अब इसे भारत को एकजुट रखा जाए, ये जिम्मेदारी दी गई सरदार वल्लभ भाई और एक विलय संधि बनाया गया और सभी रियासतों को कहा गया कि इस विलय संधि पर आप हस्ताक्षर करो और अपने को भारत में विलय कर दो। यही कहानी पाकिस्तान में भी चल रही थी। कहीं मैं बलूचिस्तान बताऊंगा कैसे पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को इसी विक्रम से विलय करवा दिया। हर जगह ये चीजें चलेगी ना। और यहाँ भी कई रियासतों ने विलय संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। हैदराबाद के निजाम ने कहा हम नहीं करेंगे, उसी तरह से हरि सिंह ने भी कहा कि हम, लेकिन बच्चा जम्मू कश्मीर एक सामरिक महत्व का इलाका था। एक तो पर्यटन के क्षेत्र में बहुत खूबसूरत था, दूसरा जहां था वहां से सभी जगहों पर निगाह रखी जा सकती थी। इसलिए कश्मीर भी चाहता था कि पाकिस्तान भी चाहता था कि कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर हमारे साथ हो जाए और भारत भी चाहता था कि जम्मू कश्मीर हमारे साथ। और किसके साथ होगा, डिसाइडेड बाय हरि सिंह। हरि सिंह पाकिस्तान के विलय संधि पर हस्ताक्षर कर सकते थे या भारत के विलय संधि पर हस्ताक्षर कर सकते थे। इधर नेहरू जी ने क्या किया कि शेख अब्दुल्ला को जेल से छुड़वा दिया। जब देश आजाद हुआ तो नेहरू जी ने कहा छोड़ दीजिए, बहुत हो गया। और नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला को बुलाया, रबड़ी जी ने खिलाया, ठीक है। और शेख अब्दुल्ला ने 22 अक्टूबर 1947 को ये अनाउंस कर दिया कि कश्मीर घाटी के मुसलमानों को भारत में शामिल होगा। कौन खुश हुआ होगा, दुखी कौन हुआ होगा, पाकिस्तान। एक और दुखी हुआ होगा हरि सिंह। और सब जानते हो हरि सिंह दुखी हुए होंगे, पाकिस्तान दुखी हुआ होगा। और शेख अब्दुल्ला कश्मीर घाटी के मुस्लिमों के एकमात्र नेता थे, उनका प्रभाव इतना ज्यादा था जो जिधर कहेंगे पब्लिक जाएगी। अच्छा उन्होंने कहा कि कश्मीर घाटी के मुसलमान भारत में शामिल हो, तो हरि सिंह दिल पकड़ के बैठ गए, पाकिस्तान दिल पकड़ के बैठ गया। भारत मन ही मन खुश हुआ जब कुछ होगा। भारत का भी कहा कहीं भी निकाले नहीं मिल सकता। भारत को शेख अब्दुल्ला से ये स्टेटमेंट दिलवाकर हरि सिंह पर दबाव बनाना, और ऑलरेडी हरि सिंह दबाव में आ चुके थे। पाकिस्तान को लग गया कि हरि सिंह हिंदू है, भारत में जाएगा, दबाव भी बनेगा तो भारत में जाएगा, मामला। और शेख अब्दुल्ला ने मुस्लिमों को भी मोड़ दिया है भारत की तरफ। मैं तो गया पूछ एक इलाका है, याद है, वहां पर मुस्लिम कबीले ही लोग हैं। पाकिस्तान ने उनको साथ दिया और उन्होंने हरि सिंह से आजादी की घोषणा कर दी। मतलब क्या हुआ, मतलब एक तरह से हुआ शेख अब्दुल्ला के स्टेटमेंट का विरोध 22 अक्टूबर को। मतलब हम आजाद रहेंगे, हम भारत में शामिल नहीं होंगे। कश्मीर घाटी के मुसलमानों का एक गुट, उस क्षेत्र के मुसलमानों का एक गुट, कबीलाई गुट, हरि सिंह से आजादी की घोषणा कर दी। हरि सिंह से भारत तो उसमें में ही नहीं, भारत तो साइड में रहा। राज्य तो हरि सिंह का है, वहां सेना किसकी है, हरि सिंह की है। भारत आजाद हो चुका है, भारत की सेना भारत की देखभाल में लगी हुई है, जम्मू कश्मीर की देखभाल की जिम्मेदारी हरि सिंह की है। शेख अब्दुल्ला कहते हैं कश्मीर घाटी के मुसलमानों को भारत में शामिल हो जाना चाहिए। कुछ भी मुस्लिम संगठन कहते हैं कि नहीं हम आजादी चाहते हैं, शेख अब्दुल्ला के स्टेटमेंट के अगेंस्ट में आजादी की घोषणा करते हैं। उस आजादी के विद्रोह को दबाने के लिए 22 अक्टूबर को विद्रोह शुरू होता है, दबाने के लिए कौन सेना जाएगी, हरि सिंह की सेना जाएगी, हरि सिंह की सेना जाएगी। और उस विद्रोहियों की तरफ से पाकिस्तानी सेना लड़ना शुरू करती है। पाकिस्तानी सेना मौजूद है और हरि सिंह की सेना बिकती है। 22 अक्टूबर से युद्ध शुरू हो जाता है, एक तरफ कबीलाइयों की तरफ से पाकिस्तान की सेना, दूसरी तरफ हरि सिंह की सेना। रिजल्ट, हर मोर्चे पर हरि सिंह की सेना भागती चली जाती है और पाकिस्तान की सेना आगे बढ़ती चली जाती है।
कश्मीर घाटी के अधिकांश इलाके को पाकिस्तान की सेना जीत लेती है। हरि सिंह के सैनिकों को वहां से समर्पण करवा देती है, गिरफ्तार करती है, मार डालती है। धीरे धीरे 54% इलाका पाकिस्तान के कब्जे में चला। 22 तारीख, 24 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख को पाकिस्तान क्या करता है कि कुछ क्षेत्र में जो मुस्लिम लोग थे उनको लेकर एक आजाद कश्मीर की घोषणा करवा देता है। आजाद कश्मीर का झंडा फहरवा देता है कि हम लोग आजाद हो गए, हमने झंडा फहरा दिया। वहां से ऑलरेडी हरि सिंह की सेना को पाकिस्तानी सेना ने धकिया दिया, और पाकिस्तान ये नहीं कह रहा है कि हमारी सेना, और पाकिस्तान इसमें जबरदस्ती इंटरफेयर हो जाएगा ना, पाकिस्तान अपने को बचाना चाह रहा है। 24 अक्टूबर आजाद कश्मीर की घोषणा। 24 अक्टूबर 1947 को आजाद कश्मीर का स्वतंत्रता दिवस, झंडा फहरा देते हैं, सब आजाद कश्मीर की घोषणा कर देते हैं, और वहां से हरि सिंह की सेना को खदेड़ देते हैं, और उस आजाद कश्मीर देश को पाकिस्तान मान्यता दे देता है, और एक नया देश आ जाता है, नाम आजाद कश्मीर। उसको देश के रूप में मान्यता केवल एक देश ने दिया, पाकिस्तान। ये करने के लिए दिया बच्चा, यार कुछ भी वहां होगा तो पाकिस्तान कहेगा मैं थोड़ी कुछ कर रहा हूं, ये तो आजाद कश्मीर के जनता कर, समझ में आ रही बात। लेकिन आजाद कश्मीर की घोषणा और लगातार हरि सिंह की हार, 52% इलाका हरि सिंह के हाथों से छूट जाना, पाकिस्तानी सेना का लगातार हरि सिंह की तरफ बढ़ते जाना नहीं। 24 तारीख, 25 तारीख, 20 तारीख तक आते आते हरि सिंह की सांसें अब लगा कि जम्मू कश्मीर इनके कब्जे में। आगते बुद्ध की लंगोट घड़ी 54% चला गया है, 46% तो है, और 46% को अकेले नहीं बचा सकते। अंत का हरी भाई तुम मत आ गया हो, समझ में आ रहा। भारत ने कहा कि विलय संधि पर हस्ताक्षर करो ना, क्या दिक्कत है, किसी के पास कोई विकल्प नहीं होता है। 26 अक्टूबर 1947 की रात को प्राकृतिक व्यवस्था की जाती है, और हरि सिंह विलय संधि पर हस्ताक्षर करते हैं। इस हस्ताक्षर के साथ ही तय होता है कि जम्मू कश्मीर भारत का एक स्वायत्त राज्य रहेगा। राज्य रहेगा, लेकिन बहुत मामले में जम्मू कश्मीर को स्वतंत्रता होगी, एक स्वायत्त राज्य रहेगा। भारत के पास रक्षा, भारत के पास संचार, भारत के पास विदेश, रक्षा, संचार और विदेश पर अधिकार भारत का होगा। रक्षा से संबंधित, संचार से संबंधित और विदेश से संबंधित भारतीय संसद कोई भी कानून बनाएगी जम्मू कश्मीर पर लागू होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, जम्मू कश्मीर पर लागू होगा, इनकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। बाकी सभी मामलों में जम्मू कश्मीर स्वतंत्र होगा, भी मामलों में जम्मू कश्मीर अपना कानून बनाएगा, अपना कानून लागू हो जाता है। हस्ताक्षर होते ही अब जम्मू कश्मीर की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी? 27 अक्टूबर की सुबह भारतीय सैनिक लोगों से इंतजार कर रहे थे कि हस्ताक्षर हुआ, दंतना करके भारतीय सैनिक कश्मीर में घुस गए और वहां पहुंच गए जहां पर कि हरि सिंह की सेना मोर्चा संभाले हुए थी, हालांकि पीछे दब रही थी, और वहां पर जाकर के हरि सिंह के सैनिकों के साथ भारतीय सैनिकों ने मोर्चा संभाल लिया, और मोर्चा संभालते ही लड़ाई बराबरी की हो गई। तो बराबरी की नहीं, भारत में मजबूती थी। विलय संधि पर हस्ताक्षर के बाद खुश कौन हुआ होगा? न खुश न दुखी कौन हुआ होगा? हरि सिंह। दुखी कौन हुआ होगा? पाकिस्तान। एक और दुखी हुआ, शेख अब्दुल्ला। वो इसलिए दुखी हुआ कि उसको लगा कि हमें यूज कर लिया, हम तो यूज हो गए। मेरा धमकी दिखाकर भारत ने हरि सिंह से विलय संधि पर हस्ताक्षर करवा दिया। फिर क्या था? 27 तारीख को 12 बजे दिन शेख अब्दुल्ला ने अनाउंस किया कि हम इस विलय समझौते को स्वीकार करते हैं, और कश्मीर भारत का अंग होगा या पाकिस्तान का, ये हरि सिंह डिसाइड नहीं करेंगे। कश्मीर घाटी के मुसलमान डिसाइड करेंगे, कश्मीर घाटी के लोग डिसाइड करेंगे। जनमत संग्रह कराया जाए और कश्मीर घाटी के लोगों से पूछा जाए कि तुम भारत में जाना चाहते हो या पाकिस्तान में। कश्मीर घाटी के लोग डिसाइड करेंगे कि हम भारत में जाएंगे। क्या था? 27 की 12 बजे हरि सिंह अब्दुल्ला बात बोले, और 28 को पाकिस्तान भी जोर से चिल्लाया कि हम भी इस विलय संधि को नहीं मानते हैं। कश्मीर घाटी के, उसका कौन रखा? कश्मीर घाटी के मुसलमान के तकदीर का फैसला एक हिंदू शासक नहीं कर सकता, इसलिए जनमत संग्रह कराया जाए और कश्मीर के लोगों को ये निर्णय लेने दिया जाए जो भारत में शामिल होना चाहते हैं। इधर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जारी, इसी स्पष्ट इंडिया पाकिस्तान वार, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जारी है, बराबरी की लड़ाई है, जो जहां है वहीं रुका हुआ है। 54% उनके पास है, 46% हमारे पास है, लड़ाई चल रही है। इधर
27, 28, 29 अक्टूबर खत्म होता है। 1 नवंबर को जो 56-54% पाकिस्तान के कब्जे में था और यहाँ पर रुके हुए थे भारतीय सेना, पाकिस्तान की सेना रुके हुए थी, उसके कब्जे में था गिलगित बाल्टिस्तान। और गिलगित बाल्टिस्तान बहुत पहले से ही हनी सिंह से आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। पाकिस्तान ने कहा गिलगित वालों अब क्या देख रहे हो, वहां हनी सिंह की सेना को हमारी सेना रुके हुए, वो थोड़ी इधर आएंगे, सोचा हुआ था बस हम तुमको संरक्षण देंगे और तुम भी एक स्वायत्त राज्य बने रहोगे। 1 नवंबर 1947 को गिलगित बाल्टिस्तान ने भी आजादी की घोषणा कर दी। पाकिस्तान ने सबूत देकर उसको आजाद करवा दिया। नीचे वाले को कहा आजाद कश्मीर, स्वतंत्र देश, और गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान का एक स्वायत्त राज्य। क्लियर है? तुम्हारी स्वायत्ता होगी, तुम्हारा विधानसभा होगा, हर निर्णय कानून तुम लोगे, हम संरक्षण देंगे। इधर युद्ध जारी, 1 तारीख, 2 नवंबर, 3 नवंबर, और युद्ध जैसे जैसे चल रहा है अंतरराष्ट्रीय दबाव भारत पर, पाकिस्तान पर भी बढ़ रहा। पर भारत का नेतृत्व सो कॉल्ड आधुनिक लोगों के नाम, इसलिए भारत को न केवल एक आधुनिक विकसित भारत बनाना चाहते थे, यही कारण था कि जब देश आजाद हुआ तो एक गुट था जो भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में स्टैब्लिश करना चाहता था, लेकिन हमारे नेताओं ने इसको स्वीकार नहीं किया। वहीं पर पाकिस्तान ने अपने को इस्लामिक राज्य के रूप में एक स्टैब्लिश किया, लेकिन भारत ने अपने को एक सेकुलर स्टेट के रूप में established। इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट जिसका अपना कोई धर्म नहीं होगा और अपने राज्य क्षेत्र में रहने वाले सभी धर्मों के प्रति, और साथ ही भारत की मंशा थी कि अंग्रेज जो चूज कर गए थे वो पहले अपने को रिवाइव करें। अभी हम इस बुद्ध में फंसेंगे तो इसी में लड़ते लड़ते बचाएंगे। अभी जरूरी है कंस्ट्रक्शन। इसलिए भारत ने गुट निरपेक्षता की विदेश नीति को फॉलो किया कि हमें किसी गुट में नहीं रहना है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपने को अच्छा बनाए रखना। इसलिए जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव भारत पर बनने लगा तो भारत को अच्छा नहीं लग रहा था। भारत की सेना कह रही थी बस बस थोड़ा देर समय दीजिए, हम लोग हक्का देंगे तब अपना वापस लाते। लेकिन नवंबर, दिसंबर, 1 जनवरी 1948, ये 2 महीने बाद है ना, 48 की बात है, नवंबर दिसंबर के बाद 48 आ गया और 1 जनवरी 1948 को नेहरू जी इस मुद्दे को लेकर चले गए यूनाइटेड नेशन, मध्यस्थता करो यूनाइटेड नेशन और इसका समाधान करो। अब ये कुछ लोग कहते हैं कि ये नेहरू जी का कदम गलत था, एक पॉलिटिकल दुखी है, ये नहीं उनको लेकर जाना चाहिए था। कुछ लोग कहते हैं कि सही था, क्योंकि जब हम गुट निरपेक्षता की नीति को फॉलो कर रहे थे, राष्ट्रीय मंच पर अपने को एक प्रतिष्ठित देश के रूप में स्टैब्लिश करना चाहते थे और हमारा धर्म था कि हम यूनाइटेड नेशन को सम्मान, एक सभी अंतरराष्ट्रीय संगठन है, हमने इस धर्म का पालन किया और हम उनके पास अपना मुद्दा लेकर गए। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने यूएन कमीशन ऑन इंडिया एंड पाकिस्तान का गठन किया। यूएन कमीशन ऑन इंडिया एंड पाकिस्तान का गठन किया और 1 साल तक इस कमीशन ने कश्मीर में जाकर मामले का जांच किया, सारी जानकारी एकत्रित की। इधर 1 साल तक युद्ध जारी रहा, लेकिन वो युद्ध छिट रहा, क्योंकि जब यूएन ने इंटरफेयर कर दिया तो स्वाभाविक सी बात है कि युद्ध जो जहां है वहां पर रुक गया, हल्की फुल्की कमी सड़क हो जाती थी। तो वो क्लियर था कि यूनाइटेड नेशन इंटरफेयर किया है, हस्तक्षेप किया है, तो भाई अब युद्ध करना है। 1 जनवरी 1949, 1 साल बाद यूनाइटेड नेशन ने मध्यस्थता की और भारत और पाकिस्तान ने युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर, युद्ध विराम हुआ और तय हुआ कि जो जहां है वही भारत और पाकिस्तान की सीमा। ठीक है, पहला काम। और 5 दिन बाद 5 जनवरी 1949 को यूनाइटेड नेशन एक प्रपोजल लेकर आया और प्रपोजल यही था कि जम्मू कश्मीर की समस्या का एक ही समाधान है कि जनमत संग्रह कराया जाए। यूनाइटेड नेशन ने डिसाइड किया कि जनमत संग्रह, लेकिन इसके लिए 3 शर्तों का पालन जरूरी होगा। शर्त नंबर 1 कि आजाद कश्मीर की आर्मी को पाकिस्तान भंग करे। नो आजाद कश्मीर, नो आर्मी, सारे आर्मी को भंग करके खत्म करे, हटा दे वहां से। शर्त नंबर 2 कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर से अपनी 100% सेना वापस बुलाए। अब जम्मू कश्मीर का मतलब जो पाकिस्तान के क्षेत्र में कब्जा वाला है सब पूरा जम्मू कश्मीर, ये पाकिस्तान 100% की सेना वापस बुलाए, क्योंकि समझौता हरी सिंह ने किया है, लीगल राजा वहां के हरी सिंह से, हरी सिंह ने भारत के साथ विलय किया, तो अभी लीगल अधिकार। रही बात कि वहां के लोग कहां जाना चाहते हैं तो जन्म संग्रह से तय किया जाएगा, लेकिन लीगल राइट भारत का है। तो पहला शर्त कि आजाद कश्मीर की आर्मी को भंग किया जाए, दूसरा शर्त कि पाकिस्तान 100% अपनी सेना हटाए और तीसरा शर्त कि भारत आंशिक रूप से अपनी सेना हटाए, भारत भी वहां सेना का जमवाड़ा न करे, आंशिक रूप से अपनी सेना हटाए, हल्का फुल्का सेना लॉ एंड ऑर्डर के लिए लगे रहे, और तब यूनाइटेड नेशन के प्रतिनिधि आएंगे, उनके नेतृत्व में जन्म संग्रह कराया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर के लिए भारत की सेना और पुलिस होगी, पाकिस्तान की एक भी सेना वहां नहीं। पाकिस्तान ने कहा
मैं अपनी सेना और यहाँ कश्मीर वहाँ की आर्मी, आजाद आर्मी, आजाद कश्मीर की आर्मी को भंग करना पाकिस्तान को नुकसान था, पूरा सेना हटाना पाकिस्तान को नुकसान था। मतलब मैं अपनी सेना नहीं हटाऊंगा, मैं कश्मीर के मुसलमानों को हिंदू सैनिकों के हवाले, हिंदू देश के हवाले नहीं छोड़ूंगा। पाकिस्तान ने कहा कि जब मैं अपनी सेना नहीं हटाऊंगा, भारत ने कहा मैं भी अपनी सेना नहीं हटाऊंगा। यूनाइटेड नेशन बाय बाय। विवाद आज भी हम लोग की कहानी लगभग खत्म हो गई। 42 गुलाब सिंह अमृतसर की संधि, अलाहाबाद। दूसरा पार्ट 32 शेख अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। ओके, कश्मीर की आजादी का आंदोलन प्रारंभ। 39 मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस। 1946 कश्मीर छोड़ो आंदोलन, शेख अब्दुल्ला गिरफ्तार। एक है कहानी मोटा मोटी। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद, हरि सिंह द्वारा विलय संधि पर हस्ताक्षर से इनकार। 22 अक्टूबर 1947 भारत की सलाह से शेख अब्दुल्ला द्वारा कश्मीरी मुस्लिमों को भारत में शामिल होने का सुझाव। अतः पाक के समर्थन से कुछ क्षेत्र में कश्मीर की आजादी हेतु विद्रोह और कबायली के रूप में पाकिस्तान सैनिकों का प्रवेश और विद्रोहियों का सहयोग। 24 अक्टूबर 1947 कुछ विद्रोहियों द्वारा आजादी की घोषणा, आजाद कश्मीर। ओके, 26 अक्टूबर 1947 हरि सिंह और भारत सरकार के बीच विलय संधि पर हस्ताक्षर। जम्मू कश्मीर भारत संघ का स्वायत्त राज्य बना रहेगा, रक्षा, विदेश और संचार भारत संघ के पास। इसी को 370 में लाएंगे, मैं अभी आपको 370 बताऊंगा। ठीक है, 27 अक्टूबर 1947 जम्मू और कश्मीर में सुबह भारतीय सेना का प्रवेश और कुछ इलाकों में विद्रोहियों से युद्ध प्रारंभ है। 27 अक्टूबर 1947 शेख अब्दुल्ला द्वारा इस संधि का विरोध और जन्म संग्रह के द्वारा कश्मीरी जनता को निर्णय लेने देने की मांग। 28 अक्टूबर 1947 पाकिस्तान द्वारा भी इस संधि का विरोध और जन्म संग्रह की मांग और इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने का प्रयास। 15 नवंबर दिसंबर में एक तरफ युद्धदारी तो दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव में वृद्धि। 1 नवंबर 1947 गिलगित बाल्टिस्तान की स्वतंत्रता की घोषणा। 1 जनवरी 1948 नेहरू जी द्वारा इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में ले जाया गया और यूनाइटेड नेशन द्वारा यूएन कमीशन ऑन इंडिया एंड पाकिस्तान का गठन और इधर युद्ध जारी। 1 जनवरी 1949 युद्ध विराम संधि और इस बात पर सहमति कि अतः स्थिति को बहाल किया जाए। अंतर जम्मू कश्मीर का 54% हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में, जिसे पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान एक एरिया जो पाकिस्तान का स्वायत्त राज्य है, और दूसरा आजाद कश्मीर नाम दिया और उसी का 19% हिस्सा 63 की संधि में किसको कर दिया, इनको कर दिया एरिया, और शेष 46% क्षेत्र भारत के पास विद्यमान वर्तमान का जम्मू कश्मीर क्षेत्र है। क्लियर है कंसेप्ट, कहीं में दिक्कत नहीं। 5 जनवरी 1949 को यूएन कमीशन द्वारा जन्म संग्रह का सुझाव और इस हेतु 2 शर्तों के पालन पर बल आजाद कश्मीर की आर्मी को भंग किया जाए, पाकिस्तान पूर्णतः और भारत अंशतः अपनी सेना हटा ले। पाकिस्तान का इनकार, इसकी भारत का भी इनकार और विवाद आज भी। एक एपिसोड मैंने आपको बताया, इसके बाद 371 की चर्चा में करूंगा। आज बचाने के लिए इतना काफी है। और मैं होता क्या है कि गपशप थोड़ा कर लोगे, लेकिन होता क्या है कि जो बेचैनी है बच्चों में एकदम जल्दी से खत्म करके सिलेबस जल्दी से एग्जाम देके जल्दी से आईएएस बन करके। नेहरू बिहार, गांधी बिहार में अपने पड़ोसियों से पूछो कब से तैयारी कर रहे हैं, 7 साल से। पीटी हुआ है? नहीं, पीटी अभी तक नहीं हुआ। व्हाट इज दिस? तो पेशेंस के साथ आप अगर कोचिंग कर रहे हो, 1 महीना ज्यादा पढ़ लोगे हमारे से तो आपको बर्बाद नहीं होगा। पेशेंस रखो, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, कहीं कोई दिक्कत। ठीक है, थैंक यू ऑनलाइन, थैंक यू। कल हम लोग मिलते हैं, ठीक है।